हे गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कई दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मिलते रहेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो आपका 8 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है ना, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। 8 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इरादा तो था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का लेने का, लेकिन मूड चेंज हो गया मेरा, ठीक है। अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि पहले सब्जेक्टिव ले लूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जल्दी आपको बोर्ड में वीडियो बना कर दूंगा, तो आ गया है। ये क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको इस प्रकार का वीडियो आगे भी चाहिए फेस कैम वाला, कि नॉर्मली वही स्क्रीन रिकॉर्डर चलेगा, परंतु स्क्रीन रिकॉर्डर में मैं आपको मैथ अच्छे से समझा नहीं सकता जिस प्रकार से भी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रो तो भूल गया ना। जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में, और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हुए तो मैंने बता ही दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारे पास, जैसे कि मैं स्क्रीन का जो मैं क्वेश्चन रहेगा वो मैं नीचे यहाँ शो कर दूंगा, ठीक है, या फिर साइड में कहीं भी शो कर दूंगा जहाँ पे मुझे जगह मिलेगा, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आता है। पहला नंबर का प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, इस साइड क्वेश्चन शो कर रहा होगा आपके पास। त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी हो, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। ये मान लो कि एक त्रिभुज आपके पास एबीसी है, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा एक बार कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है। चलो ठीक, राइट, परफेक्ट। अब एक काम कर रहा हूं कि इस एबीसी में मैं एक इस प्रकार से एक रेखा बीचों बीच से काटते हुए गुजार दे रहा हूं। ये यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा है इस एबी को, ये रेखा, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ इस बिंदु को, और ये रेखा जो इस एसी को काट रहा है इस बिंदु पे, इसको मैं क्या करता हूँ, ई नाम दे देता हूँ। अब आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि डीई यानी कि ये वाला और आपके पास बीसी यानी कि ये वाली भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज का दोनों क्या हो, समांतर हो, यानी कि आपके पास जो आपके पास डीई है वो पैरेलल हो, समांतर हो बीसी का, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। तथा आपके पास बीडी, आपके पास जो बीडी है यानी कि ये जो डीबी या फिर बोलो बीडी है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है। साथ ही साथ आपके पास क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1.8, यानी कि ए जो है ये 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो ईसी आपके पास ये वाला, ये आपके पास दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास एडी का मान क्या होगा, आपको ये फाइंड करने को बोला है, यानी आपको एडी क्या होगा ये आपको निकालने को बोला है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो भाई साहब एक प्रमेय होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा त्रिभुज वाला चैप्टर में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लास 10 के त्रिभुज वाले चैप्टर से उठाए गए, याद रखिएगा बात, ठीक है। और उस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखिए कि अगर कोई भी, अगर इस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के कोई एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा त्रिभुज को दो बराबर भाग, बराबर बोलना गलत होगा, दो भागों में अगर काट दे, जैसे कि यहाँ ए बी सी जो त्रिभुज है, इसको ये जो रेखा डीई है इसको क्या कर रहा है, इस प्रकार से काट दे रहा है, और ये जो रेखा है ये साथ ही साथ बीसी के समांतर भी अगर इस प्रकार से हो ना, तो ये जो एडी और डीबी जो इनका रेशियो होगा और एई और जो ईसी होगा, इनका जो रेशियो होगा ये हमेशा आपस में बराबर आएगा। रेशियो का मतलब अनुपात, यानी कि देख लो भाई साहब, जो आपके पास एडी होगा और इसका जो अनुपात जो आप लोग डीबी के साथ लगाओगे ना, यानी कि एडी और डीबी, ठीक है, उसी वो बराबर होगा आपके पास एई का, एई अनुपात किसके पास, ईसी के बराबर होगा, ठीक है। याद रखिएगा बात, कोई भी त्रिभुज के कोई एक भुजा के समांतर अगर इस प्रकार से कोई रेखा अगर उस त्रिभुज को काटती हुई जाए, तो भाई साहब ये जो आपका इस भुजा में जो ये बिंदु पर ये जो ये रेखा डीई काटी हुई है, और जो ये वाला जो आपके पास भुजा एसी है, इसको ये जो डीई जो इस ई बिंदु पर काट रही है, तो ये इस प्रकार से कटेगी ना कि एडी
और जो आपके पास डीबी का जो अनुपात होगा एडी बटे डीबी जो होगा, और एई जो ईसी होगा यानी कि एई बटे ईसी का जो अनुपात होगा आपस में पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। आपको पता है कि एडी का वैल्यू निकालना, तो मैं एडी का एडी ही रहने देता हूं। डीबी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है जो कि कितना है 7.2 सेंटीमीटर, तो मैं सिर्फ 7.2 लिखता हूं, बाद में मैं यूनिट को लिख दूंगा सेंटीमीटर को। एई का वैल्यू आपके पास 1.8 दिया हुआ है और ईसी का वैल्यू जो कि आपके पास 5.4 दिया हुआ है। अब कोई भी बच्चे से कैलकुलेट कर सकता है। पता है आपके पास 18 3 54 होता है, यानी कि ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1/0.3 बच जाएगा। सबको पता है 0.3 बोलना गलत होगा, क्योंकि देख लो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। या फिर बच्चों जैसा अगर आप लोग सीखना चाहोगे तो सीख लो, यहाँ पे आपके पास 1.8 है, नीचे में आपके पास 5.4 है, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा और ये 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी पॉइंट खत्म हो गया। अब 18 3 54 यानी कि ये 1/3 आया, आपको पता समझ में आ गया यहाँ पे कि ये इसको सॉल्व करने पर 1/3 आया। अब क्या करो, इसको आड़ा टेढ़ा गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो जब एडी 3 के साथ गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा 3AD हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 इंटू का 7.2, तो 1 को 7.2 से गुना करो तो 7.2 ही रहेगा। अब क्या करो, यहाँ से हमको एडी निकालना है, तो एडी को रहने दो, 3 को इधर देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर भागा में चला जाएगा, तो यहाँ नीचे भागा में आ गया। अब इसको काट दो, सबको पता है 3 दूना 6 होता है, 3 4 12 होता है, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आपके पास एडी का वैल्यू निकल कर आ गया। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे सकता है और आने के चांसेस पूरा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब जो 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न में क्या बोल रहा है थोड़ा देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपके पास 8 सेंटीमीटर और पी आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है। चलो पहले त्रिभुज बनाया जाए, और ये पहले मैं बता दूं कि ये जो त्रिभुज बनेगा एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कैसे बनेगा सर। ठीक है, चलिए तो मान लो कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। तो आपके पास इस पी क्यू आर त्रिभुज में आपको जो पी क्यू का वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके पास पी आर का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके पास क्यू आर या फिर आर क्यू जो बोलना है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस कोण क्यू का यानी कि इस एंगल जो क्यू है आपके पास, इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई साहब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, और जब आपको ये वाला एंगल फाइंड करने को बोले, तो दिमाग में टनक जाना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। तुक्का मार के चलाना, आंसर सही हो जाएगा। पर तो तुक्का नहीं ना मारना है। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, ठीक है, माना कि जो इसका कर्ण होगा, जाहिर सी बात है, समझो मेरे बात, 90 डिग्री, अगर ये एक समकोण त्रिभुज होता, और एक्चुअली बात है कि ये है, यही हमको सिद्ध करना है। अगर ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन क्यों जगह 90 डिग्री होगा, ये हमको निकालना ही है। तो पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो भाई साहब मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है और ये एक्चुअली है भी, तो जाहिर सी बात है अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो ये वाला अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एक क्या होगा, कर्ण होता, यानी कि ये जो पी आर हो जाता है ये आपका कर्ण हो जाता। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो जाता। अब बाकी इसको मैं आधार मान लेता हूँ, ठीक है, और यानी कि बेस मान लेता हूँ, इसको मैं लंब मान लेता हूँ। आप लोग चाहो तो इसको आधार इसको लंब मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये ऐसा होता, अगर ये समकोण त्रिभुज होता जो कि ये है, तो यानी ये कर्ण होता पी आर, ठीक है, और ये क्यू आर जो कि आपके पास आधार होता, और पी क्यू जो कि आपके पास लंब होता। और हमको पता है कि एक पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने एक पाइथागोरस बहुत ही क्यूट सा थ्योरम दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि तब इस केस में हम लोग इसको मान लेते हैं इस प्रकार से बनाना कि माना जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कि यानी कि पी आर का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब यानी कि पी क्यू का स्क्वायर हो जाता, प्लस उसमें जोड़ दो आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हो जाता। ये हम लोगों ने मानकर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता अगर ये एक समकोण त्रिभुज होता तो। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। पी आर का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर डेट 100 हो जाएगा। मैं डेटली 100 लिख देता हूँ। पी क्यू जो कि आपके पास पता है कि 6 है, तो 6 का जब स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू नहीं पी क्यू का स्क्वायर है, तो पी क्यू 6 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो मैं 36 लिख देता हूँ, प्लस का क्यू आर जो कि 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि इधर 100 का 100 रहने दो, और 36 में अगर 64 को ऐड करोगे तो सबको पता है 100 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पता चल रहा है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लग गया। और जब पाइथागोरस प्रमेय लग गया है तो लोग बोल सकते हैं कि कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः देख लो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा उपयोग किया हुआ है।
समझ में आ गया। हमेशा क्या होता था कि भाई साहब पहले से आपको पता होता था कि एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के क्या से, विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि कोण Q जो हो जाएगा, फिर ऐसे सबसे पहले लिख लो डिटेल में कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः या फिर बोलो कि इसीलिए जो कोण Q हो जाएगा बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, यही तो हमें निकालना था। चलो देखो, अब जो 3 नंबर का प्रश्न है ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में दे सकता है। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में, अच्छा आकृतियां दिया ही नहीं है ना, तो मैं छाप देता हूँ। चलो मान लो कि आपके पास इस प्रकार से 2 आकृति है, ठीक है, मैं बना देता हूँ फटाक से, ठीक है। एक मान लो ABC है, ठीक है, और एक मान लो PQR है, ये 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे मान लो कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ भी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल मान लो कि 80 डिग्री है तो इधर वाला यानी कि सम्मुख कोण भी 80 डिग्री होगा, इसका सम्मुख कोण 80 डिग्री इसका, ठीक है। और ये मान लो 40 डिग्री है तो इधर वाला भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये 2 त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है, वही चीज लिखा कि बताइए कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। आपको बताना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, आपको सिद्ध करना कि ये दोनों समरूप है कि नहीं, फिर बोलो कि बताना है, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है। समरूप है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए तथा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करें। यानी कि आपको सीधा सीधी पूछ रहा है कि अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो किस समरूपता कसौटी से समरूप है, ये बताना है आपको। और साथ ही साथ इसको अगर समरूप है तो उसको कैसे लिखा जाता है आपको लिख के बताना है। बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधी दिख रहा है कि तीनों सम्मुख एंगल आपस में बराबर है, यानी यहाँ वाला एंगल 60-60 है, यहाँ वाला 80-80 और यहाँ वाला 40 है, यानी कि तीनों का एंगल सम्मुख एंगल समान है, यानी कि ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। लो आंसर आ गया। हम लोगों ने बता दिया कि किस समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप है, साथ ही साथ अगर ये दोनों समरूप है तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वही चीज आपको पूछा था। चलो ये क्वेश्चन हो गया, देख लो कितना सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो रे भैया, ये जो आपके पास 4 नंबर का प्रश्न है, हाँ 4 नंबर का जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन क्या देख लो, लिखा हुआ यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो आपस में अगर समरूप हो, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का दे दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है, यहाँ तक तो दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि यदि EF बराबर में 15.4 सेंटीमीटर हो, यानी कि इस त्रिभुज का ये जो EF भुजा है इसका वैल्यू दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर हो, तो BC का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो आपके पास इस त्रिभुज में जो BC है इसको ज्ञात करना है। तो ये कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कतई आसान है एकदम, चल मचा दोगे आप लोग, ठीक है। बेसिकली ये प्रश्न एक प्रमेय पर आधारित है, और ये प्रमेय क्या होता है सुन लो, कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो, कोई भी अगर 2 त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। याद रखिएगा मेरे बात, ठीक है। यानी कि ये और ये त्रिभुज, चूंकि हमको पता है कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF का, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यानी कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले मैं अगर त्रिभुज ABC को पकड़ूं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और मैं इसका अनुपात निकालूं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का, तो ये बराबर होता है ये जो त्रिभुज ABC और DEF का जो संगत भुजा, यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज का AB भुजा पकड़ूं तो इसका जो संगत भुजा इस त्रिभुज में होगा वो DE होगा, इसका वर्ग के बराबर होता है। और ये ही नहीं, और सुनो, ठीक है, ये बराबर होगा बाकी भुजाओं का, यानी कि ये AC जो है इसका संगत भुजा इस त्रिभुज में जो कि
एफ है इसके वर्ग का, और ये इसके भी बराबर होगा ये जो आपके पास BC है इसका जो संगत भुजा जो आपके पास है EF इसके वर्ग का। एक चीज याद रखिएगा कि ऊपर में अगर आप लोगों ने त्रिभुज ABC लिखा हुआ है तो ऊपर में सभी भुजा त्रिभुज ABC का होगा और नीचे में जिस त्रिभुज का लिखा है उसी त्रिभुज का भुजा आपको लिखना है। तो ये फॉर्मूला फाइनली बनकर आता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो, ठीक है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और ये तीनों भुजा के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये सभी आपस में बराबर होता है। तो हमको सबसे काम नहीं है, बस हमको इससे और इससे काम है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। सबसे पहले इसका वैल्यू रखो। देखो त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल होगा वो कितना आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेता हूँ, चलो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF जो कि दिया हुआ है 121, तो मैं 121 लिख देता हूं। ये बराबर होगा बेसिकली इन तीनों भुजाओं के, लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं है, बस हमको पता है कि हमको EF दिया हुआ है और हमको पता है कि BC निकालना है, और ये दोनों आपस में संगत है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं सिर्फ इन दोनों का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यानी कि मैं इसको इसके बराबर करूंगा, ना कि इसके और इसके बराबर, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं हमको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा BC बटे में EF का होल स्क्वायर का। तो BC का वैल्यू कितना आपके पास पता है, आपके पास कि BC का वैल्यू निकालना है, तो मैं BC का BC रहने देता हूं, और जो आपके पास EF है जो कि कितना है 15.4 और इसका होल स्क्वायर, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देख लो सिंपल जो कैलकुलेशन है, देख लो इस टोटल में रूट स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, यानी कि इधर होल रूट का हो जाएगा 64 बटे में 121 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा BC बटे में 15.4। अब सबको पता है कि 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है, क्योंकि 8 64 होता है। उसी प्रकार से 121 का जो रूट होता है सबको पता है 11 होता है, क्योंकि 11 × 11 कितना होता है 121 होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा फाइनली BC बटे में 15.4 का, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो देखोगे कि ये जो हो जाएगा ये 15.4 गुना हो जाएगा 8 के साथ, और इधर क्या हो जाएगा BC के साथ गुना हो जाएगा 11। तो हमको BC चाहिए तो 11 को डायरेक्टली मैं भागा में भेज देता हूँ इधर, तो भागा में आ गया। अब सिंपली इसको काट दो, तुम्हें देखो 11 से इसको ये कट जाएगा पूरी तरह से, देखो 11 के 11 बचा कितना 4 बचा तो 44 हो जाएगा, 11 44 यानी कि 1.4 आया। तो ये 1.4 इंटू का 8 को गुना कर दो तो यही BC का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो 1.4 इंटू 8, 8 चौका 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 है क्या 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11.2 सेंटीमीटर। तो ये BC का वैल्यू निकल कर आ गया। इस प्रकार से निकालना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तैयार हो जाओ, ये 5 नंबर का प्रश्न आपके पैरों तले जमीन को खिसकाने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 5 नंबर का जनरली प्रश्न आता है, 5 नंबर का तो आता ही है, साथ ही साथ अपने साथ चुन्नू मुन्नू वाले प्रश्न यानी कि 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्नों को भी ये बनाता है। यानी कि ये देखा जाए तो ओवरऑल मिलाकर 5, 6, 7, 8 नंबर तक का ये वेटेज लेकर आता है सिर्फ एक प्रश्न, और ये प्रश्न सीधे करने वाला प्रश्न है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, मुझे जरूरत पड़ेगा तो मुझे जगह ज़्यादा चाहिए, इस कारण से मैं क्वेश्चन को बाद में छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। आप बोलोगे सर ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो पहला नंबर का प्रश्न लिया था वो इसी पर आधारित है जो अभी मैं बताने वाला हूं, जो सिद्ध करने वाला हूं, ठीक है। तो भाई साहब क्वेश्चन ये कर रहा है कि मान लो एक त्रिभुज आपके पास इस प्रकार से, ठीक है, नामकरण किया जाए ABC, ठीक है। और इस त्रिभुज का चलो कोई भी एक भुजा ले लो, चलो मैं AC भुजा को लेता हूं, और इस AC भुजा के समांतर में किस प्रकार से एक रेखाखंड डाल देता हूं, जो कि मैं इसका नाम DB या फिर DE दे देता हूं। चलो DE नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? D, क्योंकि B तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो DE नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया कि जो BC है वो समांतर DE खींचा, ठीक है। और भाई साहब जैसे हम लोगों ने BC समांतर DE खींचा, ये आप लोग देख पा रहे हो कि इस बाकी जो दो भुजा बचा, यानी कि समझो ओवरऑल में क्या कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई अगर एक त्रिभुज हो जिसके एक भुजा के समांतर अगर एक रेखाखंड आप लोग खींचो और वो रेखाखंड बाकी जो दो भुजा बचेगा, यानी कि इसके समांतर तो ये हो गया, तो बचा कौन वाला दो भुजा, ये वाला दो भुजा बचा, इन दोनों भुजा को यानी कि AB और EC को अगर ये रेखाखंड जो कि EC के समांतर थी, जो कि क्या नाम था उसका DE था, ये क्या करेगा इन दोनों बाकी दो भुजाओं को क्या करेगा किसी एक बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद अगर करे, प्रतिच्छेद अगर
करे तो क्या होता है कि जो आपके पास AD होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख लो कि AB को ये D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये DE रेखाखंड, और ये AC को इस E बिंदु पर यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो AD होगा और ये जो आपके पास DB होगा, इनका अनुपात इधर वाला यानी कि AE अनुपात EC के बराबर होता है। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी अगर कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखाखंड या रेखा डाला जाए, तो वो रेखा अगर बाकी दो भुजा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वो जिस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी ना कि आपके पास AD और DB का अनुपात AE और EC का अनुपात इस प्रकार से बराबर होता है, ठीक है। यानी इधर वाला और इधर वाला का अनुपात इधर वाले का अनुपात के बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो, दिया है क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में दिया लिखना बहुत जरूरी है। दिया है कि जो BC है वो DE के समांतर है। और अगर आप लोग चाहो तो और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना कि भाई साहब देखो कि भाई साहब BC समांतर DE है, साथ ही साथ DE भुजा AB को D बिंदु पर और AC भुजा को E बिंदु पर क्या करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है। इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। ये चीज लिख लेना। साथ ही साथ बाद में आप लोग यहाँ पे लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको लिख देना जो कि सिद्ध करना है हमको, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ता है, कुछ हमको इसमें काम धाम करना पड़ेगा। और काम धाम क्या करना पड़ेगा, काम धाम ये करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो D बिंदु है, ठीक है, इससे क्या करेंगे हम लोग, ये जो AC भुजा इस पर एक लंब डालेंगे एकदम 90 डिग्री में। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, देख लो 90 डिग्री आ गया। तो वही चीज लिखेंगे कि भाई साहब जो AC भुजा है उस पर लंब डाला हम लोगों ने, क्या, चलो इसका नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या नाम देता हूँ, चलो यहाँ पे M नाम दे देता हूँ, कहीं पे M है क्या, नहीं है, चलो। तो हम लोगों ने क्या किया, AC भुजा पर DM क्या डाला, लंब डाला, तथा इसी प्रकार से क्या करना है कि इस E बिंदु से AB पर क्या करना है, एक लंब डालना है। इस प्रकार से क्या करना है, लंब डालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, साथ ही साथ जो आपके पास AB भुजा है इस पर लंब डाला, जो कि क्या आपके पास E, चलो इसको नाम देता हूं EN क्या हम लोगों ने एक लंब डाला, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना पड़ता है हमको, तथा क्या करना पड़ता है हमको, लंब डाला, चलो यहाँ पे लिख लो डाला, ठीक है। उसको लिखो तथा, ये गाड़ी वाला डाला नहीं है, ठीक है। तो डाला तथा उसके बाद क्या करना है हमको, देख लो D को C से मिला दो और जो आपके पास B है इसको E से मिला दो। तो क्या करेंगे, D को C से मिलाया, D को C से, तथा B को E से क्या किया हम लोगों ने, मिलाया। इसको लिख लेना इतना दूर आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमारा काम धाम शुरू होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 2 स्टेप में काम होगा। यहाँ पे केस 1 होगा, उसके बाद केस 2 शुरू होगा। तो केस 1 में आपको क्या करना है कि ये वाला त्रिभुज ADE, ये बड़ा वाला ADE त्रिभुज आपको लेना है, ADE लेना है, तथा कौन सा त्रिभुज लेना है, इधर वाला, गौर से देखो DEB यानी कि ये वाला त्रिभुज लेना है। फिर से देखो ADE ये वाला लेना है और उसके साथ यहाँ पे DBE को लेना है, ठीक है। त्रिभुज DBE को लेना है, ठीक है। और इनको सिर्फ लेने से काम नहीं ना चलेगा, आपको इसको यूज भी करना पड़ेगा। कैसे यूज करना है, तो इन दोनों का क्या करना है, आपको एरिया का अनुपात लेना है। यानी जो त्रिभुज आपके पास ADE है, इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका अनुपात ले लो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का। यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पे त्रिभुज DBE का, इन दोनों का क्या करना है, आपको अनुपात ले लेना है। ये मेरा थोड़ा स्टाइलिश ई है, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। अब इनका अनुपात ले लेना है क्षेत्रफल का। अब बताओ त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल दिख रहा है आपके पास ADE का। अब ADE का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है बताओ तो। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो बस उसी का उपयोग करेंगे। तो ADE का जो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुना में आधार। अब बताओ ADE का आधार क्या है बताओ। तो आपकी मर्जी, चाहे आप लोग AD को आधार लो या DE को आधार लो, चाहे AE को आधार लो, जो चाहो, परंतु मुझे यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको AD को आधार लेना है। तो मैं क्या करूंगा, आधार AD मानूंगा गुना में ऊंचाई। अब ऊंचाई यहाँ पे आपके पास 2 गो है, ठीक है, समझो मेरा बात। जब आप लोग इसको आधार मानोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपके पास, EN हो जाएगा। और जब आप लोग AE को अगर मान लो कभी गलती से आप लोगों ने आधार मान लिया तो उस टाइम पे उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। और कभी गलती से आप लोगों ने DE को ऊंचाई मान लिया तब उस टाइम पे जो आपके पास ऊंचाई बोला, अगर आधार मान लिया तो ऊंचाई आपके पास ऐसे करके आपको एक देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी है नहीं तो उसकी बात ही नहीं करता हूँ। चलो, तो आपके पास हम लोगों ने क्या किया, AD को आधार माना है तो इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपके पास,
EN हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई आपके पास। चलो, तथा क्या करेंगे हम लोग, अब त्रिभुज क्या लेंगे, DBE। DBE इस त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो इस त्रिभुज का क्या करूंगा मैं, आप लोग चाहो तो बेस इसको भी ले सकते हो, आधार इसको भी, आधार इसको, बेस को ही आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिसको चाहो, लेकिन हमको जिसको नहीं लेना है, ठीक है, हमको क्या लेना है, DB को लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार क्या लेंगे हम लोग, DB लेंगे। अब जब आधार ये लिए हैं तो इसका ऊंचाई क्या होगा भाई साहब, ऊंचाई ये वाला होगा, जो कि गलत बात है। DE इसका ऊंचाई नहीं होगा। जैसे समझो, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका तना है, तो बताइए इस पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, बताओ तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी ऊंचाई है, जो कि गलत बात है। क्यों, देख लो इस पेड़ का पिक पॉइंट यहाँ पे है, जो कि इसका देखा जाए तना यहाँ पे, लेकिन पिक पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसकी ऊंचाई अगर मापोगे तो कैसे मापोगे, ऐसे, जो कि गलत बात है। आपको इसकी ऊंचाई कैसे मापना पड़ेगा, जमीन से एकदम 90 डिग्री में, यानी कि जमीन को ऐसे बढ़ाओ और इसको नीचे गिराओ, यहाँ पे 90 डिग्री जो बनेगा ये इसका ऊंचाई होगा इस पेड़ का। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसी प्रकार से अगर मैं इस DBE त्रिभुज की बात करूं, अगर ये DB अगर आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई ये E होगा। और E का जैसे अगर आप लोग निकालोगे ऊंचाई, तो भाई साहब इसका जो देखा जाए तो ये जमीन के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यानी इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN। देख सकते हो इस त्रिभुज DBE का जो ऊंचाई वो त्रिभुज के अंदर नहीं बाहर है। तो ऊंचाई त्रिभुज का बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN। क्या हो जाएगा आपके पास, EN हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो 1/2 गया, EN गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया है AD बते में DB। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। अब आपको यहाँ पे एक जवाब मिला होगा, क्या जवाब मिला होगा, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो क्वेश्चन छोटा हो जाओ। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तथा अगेन क्या करेंगे, अब फिर से त्रिभुज पकड़ेंगे, ADE क्या लेंगे हम लोग, ADE लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज इतना, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं DCE को, या फिर DEC को लेते हैं, त्रिभुज DEC में। अब अगेन क्या करेंगे, एक बार हम लोग DADE और DBE को लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको ADE को और DEC को लेंगे। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, अगेन एरिया का अनुपात निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ADE, इसका अनुपात लेना है एरिया ऑफ त्रिभुज के साथ, DEC के साथ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब समझो आधार आपको क्या लेना, बोले सर आधार तो हम लोगों ने AD लिया हुआ है, तो भाई साहब यहाँ पे AD नहीं लेना है, अब हमको क्या लेना है, AE लेना है। क्या लेना है, AE लेना है, जो कि मैं थोड़ा देर बाद बताऊँ क्यों AE लेना है हमको, और गुना ऊंचाई। अब जब आप लोगों ने बेस इसको मान लिया है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, DM होगी, सीधा सीधी बात है। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखा जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज देखा जाए तो DEC की अगर हम लोग बात करें, DEC का, तो इसका देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार। आधार किसको मानेंगे हम लोग, EC को मानेंगे। किसको मानेंगे, EC, गुना में क्या करेंगे, ऊंचाई। अब अगेन देखो, अगर हम लोगों ने इसको बेस माना तो इसका ऊंचाई पीक पॉइंट ये होगा, और जो कि जमीन के साथ 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, यानी कि DM इसका क्या होगा, इसका आपके पास ऊंचाई होगा। DM गया, 1/2 गया, तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, AE बटे में EC बच गया आपके पास। क्या आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा, काफी दिख रहा है। ठीक है, और एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। ठीक है, अब चीजें समझो। हम जानते हैं, हम लोगों ने एक बचपन में चीज पढ़ा, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं तो सुन लो। हम जानते हैं कि जो भाई साहब यहाँ पे कभी भी अगर दो त्रिभुज हो, मान लो कि अगर और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, जैसे समझो मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, और इस त्रिभुज का मान लो आधार ये वाला है, ठीक है। अब इसी आधार के साथ मान लो कि मैं इस प्रकार से इसी दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर मान लो एक और एक त्रिभुज बना दूं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि ये जो त्रिभुज आपके पास, ये वाला जो त्रिभुज है जो हम लोगों ने पहले बनाया और जो बाद में जो त्रिभुज बनाया जो कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में, बोले कि दो रेखाओं के बीच में बनी हुई जो कि पैरेलल है आपस में, तथा दोनों का बेस समान है, तो इन दोनों का एरिया समान होगा, याद रखिएगा बात। तो उसी प्रकार से यहाँ जो त्रिभुज आप लोग देख पा रहे हो कि जो आपके पास DBE है, जो हम लोग ने यहाँ पे लिया था, देख लो DBE ये वाला,
ठीक है। और जो उन्होंने यहाँ पे लिया था DEC, जो आपके पास DEC है ये वाला, ठीक है, ये दोनों का दोनों त्रिभुज देख लो, ये DE और BC समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, और दोनों में अगर बात करें तो एक भुजा कॉमन है DE, क्योंकि इस त्रिभुज में भी DE आ रहा है और इस त्रिभुज में भी DE आ रहा है, तो इसको बेस मान लो, ठीक है। तो इन दोनों का बेस समान है, दो पैरेलल लाइन के बीच बना है, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि त्रिभुज जो है आपके पास यहाँ पे, त्रिभुज जो आपके पास है कौन सा त्रिभुज, DBE, तथा त्रिभुज कौन सा, DEC, समांतर रेखा, कौन सा समांतर रेखा, BC समांतर DE के बीच बने हैं, तथा इनका आधार जो कि क्या है, जो DE है, DE या फिर ऐसा लिखो के बीच बने हैं, तथा इनका एक ही आधार, एक ही, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक ही आधार क्या है, DE है, DE है। इसीलिए जो एरिया ऑफ त्रिभुज जो आपके पास DBE होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अब समझो, एक चीज समझो, आपको पता चल गया, अगर इन दोनों समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो देखो एक चीज समझो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज जो आपके पास ADE है, ये बराबर होगा, मैंने ये बटे में अगर मैं इसको लूँ, मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक है, पहले मुझे वो लिखने दो, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है और क्यों लिखा भाई साहब, इसका रीज़न क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा ADE का बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का, समझो मेरी बात। देखो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ। आपको पता है कि यहाँ त्रिभुज ADE है ऊपर में, और यहाँ भी त्रिभुज AD है, ये दोनों तो सेम त्रिभुज है, तो ये तो बराबर होगा ही दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने जस्ट बराबर किया है, यानी इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। आपको पता चल गया, ऊपर वाला दोनों समान है, नीचे वाला दोनों समान है, अंश समान है, हर समान है, यानी कि ये टोटल अंश बटा हर और ये टोटल अंश बटा हर आपस में क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो भी इसी का वैल्यू होगा। तो जब ऐसा है तो हमको पता है कि जो ये वाला है, यानी कि त्रिभुज ऑफ ADE, माने एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ADE बटे में DBE, ये जो दोनों का एरिया का अनुपात है वो किसके बराबर में, AD बटे DB का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, AD बटे में DB, इसके जगह पे। उसी प्रकार से ये वाला टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि किसके बराबर में है, AE बटे में EC का, AE बटे में EC का। क्या आपको यही प्रूव करना था, देखो ना थोड़ा सा, यस। तो अब आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्यों यहाँ पे बेस AD को ही माना था और इसका बेस क्यों DB ही माना था, इसका बेस हम लोगों ने क्यों A ही माना था और इसका बेस क्यों EC माना था, क्योंकि हमको पता था कि ये कट जाएगा, बचेगा वही जिसको हम लोग बेस मानेंगे, और इसी को ऐसा रखना है कि यहाँ पे सेम आना चाहिए, यानी कि EC बटे में AE बटे में EC, यहाँ भी AE बटे में EC आना चाहिए। अगेन यहाँ भी ये दोनों कट जाना था, ये सिर्फ बेस ही बचता, तो हमको ऐसा बेस रखना था कि इधर वाला समान आता, यानी कि AD बटे DB आता, ताकि हम लोग को इसको और इसको आपस में बराबर कर पाते, और लास्टली ये और ये आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पे समीकरण 1 से आपका ये हो जाएगा, तो लिख देना हैंस प्रूफ या जो लिखना लिख देना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा खत्म होता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा हैप्टिक था परंतु बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अगर पसंद आया हो, ठेंगा नहीं दिखा रहा हूँ, लाइक करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पहले के ज़माने में ये ठेंगा होता था, अभी के ज़माने में लाइक होता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।